हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी एक शैतानी हवेली की है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात कुछ यहाँ से शुरू हुई थी। तो फिर मैं ये डील पक्की समझूं क्या मिस्टर चोपड़ा? गोरे रंग और आंखों पर महंगे गॉगल्स चढ़ा रखे सत्य की नज़रें उस हवेली के ज़रे ज़रे का निरीक्षण कर रही थी। सुनकर छोटे छोटे किंतु घुंघराले बालों वाले सफ़ेद रंग का धारीदार कोट पैंट और पैरों में काले रंग के चमकदार शूज़ पहने लगभग 50 वर्षीय मिस्टर चक्रम चोपड़ा बखुशी सम्मानपूर्ण आवाज़ में बोले, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम सो ग्लैड। आज से आप इस आलीशान हवेली के मालिक हुए सत्या साहब। आज से ये हवेली आपकी जागीर हुई। वैसे मैं कुछ समय से इस हवेली को बेचने के वास्ते पार्टी ढूंढ ही रहा था और सौभाग्य से उसी वक्त मेरी मुलाकात आपसे हो गई। आपको एक नए घर की तलाश थी और मुझे अपनी हवेली के लिए ख़रीदार की। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन वो एक बात थी बस। हाँ हाँ बताइए मिस्टर चोपड़ा, क्या बात है? चक्रम चोपड़ा ने वर्षों से वीरान पड़ी इस पुरानी हवेली के होने वाले मालिक सत्य ने पूछा। सत्य की बात को सुनकर थोड़ी सी झिझक के बाद चक्रम चोपड़ा ने अपनी ज़ुबान खोली। मैं बस इतना कह रहा था कि अगर आप जल्दी जल्दी यानी कि इसके पेपर बना दे तो अच्छा होगा। हम साइन कर देंगे और पैसे भी मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। मुस्कुरा उठा गुलाबी होठों वाला सत्य। आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है चोपड़ा साहब। मुझे पहले ही मालूम था कि यह हवेली मुझे पसंद आ जाएगी। सारा कैश आपके अकाउंट में पहले ही आ चुका है। यहाँ आकर मैं तो बस फॉर्मेलिटी ही कर रहा था। फ़िलहाल मुझे एग्रीमेंट पेपर पर साइन करने की ही देर है। उसके बाद आपकी ये हवेली मेरी हो जाएगी। सत्य की बात सुनकर चोपड़ा का मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो फिर ठीक है, हमारी डील डन हुई। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके, तो अब मैं चलता हूँ। मैं 2 दिन बाद ही यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। सत्य की निगाहें उस हवेली को और भी शायद अच्छे से देखना चाह रही थी, लेकिन फिर भी उस हवेली के अंदर का जो वीरानापन था वो उसकी आंखों से छुप नहीं रहा था। इसके बाद उसने चक्रम चोपड़ा से हाथ मिलाया और पलटकर अपने जूतों से खटखट की आवाज़ करता हुआ हवेली के मुख्य द्वार तक आ गया। हवेली का दरवाज़ा पुराने ज़माने का बना हुआ था, जिस पर सैकड़ों की तादाद में मकड़ियों ने अपने जाल बुन रखे थे। उस दरवाजे के चारों ओर धूल ही धूल जमी पड़ी थी। तभी कुछ देर पहले जो दरवाज़ा अंदर से बंद था, अचानक ही चरचर की आवाज़ करता हुआ अपने आप खुल गया। उसे देखकर सत्य चौंक गया। उसने एक नज़र पीछे मुड़कर चक्रम चोपड़ा पर डाली तो उसे हवेली का मुआयना करते हुए पाया। फिर जब सत्य को कुछ समझ न आया तो वो हवेली के मुख्य द्वार से होता हुआ बाहर आ गया। सत्य ने एक बार फिर से अपनी निगाहें वर्षों से वीरान पड़ी उस पुरानी हवेली पर डाली। 2 मंजिला की वो हवेली पुराने ज़माने के किसी राजा महाराजा की हवेली से कम नहीं थी, या यूँ कहिए कि राजा महाराजा के महल जैसी ही बनी हुई थी। पर इस समय वक्त के धूल की चादर ने इस हवेली को पूरी तरह से भयानक बनाकर रखा था। किसी भूतिया हवेली से कम नहीं लग रही थी। उसकी मौजूदा हालत तभी एक अजीब सी डरावनापन महसूस करवा रही थी। एक और झटका लगा सत्य को। चर चर, जो दरवाज़ा अभी अपने आप खुल गया था, अब वही दरवाज़ा वापस धीरे धीरे बंद होता चला जा रहा था।
वो भी एक अजीब सी रहस्यमयी आवाज़ के साथ। एक पल के लिए तो सत्य के दिल में खौफ की ठंडी लहरें गोता मार गई। अगले ही पल वो दरवाज़ा पूरा बंद हो चुका था। शायद दरवाज़ा वर्षों बंद रहने के कारण खराब हो गया। ये सोचकर उसने अपने मन में उठ रहे सवाल को दबा दिया और हवेली के बाहर बनी बाउंड्री वॉल के बीच में लगे सुरक्षा गेट को खोलकर अपनी ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार तक आ पहुंचा। कार में बैठा वो ड्राइवर को चलाने का आदेश दिया। कार स्टार्ट हुई और चल दी। फिर कुछ ही देर में धूल उड़ती हुई वहाँ से ओझल हो गई। जब तक सत्य की मर्सिडीज हवेली की खिड़की पर खड़े चोपड़ा की नज़रों से दूर न हो गई, तब तक वो उसे देखता रहा। और फिर जैसे ही कार वहाँ से गई, चक्रम चोपड़ा का चेहरा, जो पहले बेहद शांत था, अचानक से ही मानो उसके चेहरा एकदम से बदल गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उठी और उसने एक ज़ोरदार ठहाका लगाया और ज़ोर से हंसते हुए कहने लगा, आखिर वर्षों से मेरे वास्ते काल बन चुकी इस वीरान और भूतिया हवेली की कीमत मैंने वसूल कर ही ली। फिर से दोबारा हंसने लगा। चोपड़ा का ये रूप किसी के लिए भी मानो बेहद आश्चर्यजनक और रहस्यमयी था। अपनी बात पूरी करने के बाद अचानक ही वो जल्दबाजी भरे स्वर में स्वयं ही बड़बड़ा उठा, अब मुझे जल्द से जल्द इस मनहूस हवेली से निकल जाना होगा। मेरा मतलब तो हो गया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। चोपड़ा उस बड़े से हॉल सरीखे कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरकर हवेली के मुख्य द्वार तक आ पहुंचा। तभी जो दरवाज़ा बंद था वो अचानक ही खुल गया। चोपड़ा को कुछ भी समझ न आया। जैसे ही वो बाहर निकलने को हुआ, अचानक वो दरवाज़ा भयानक आवाज़ के साथ तेज़ी से बंद हो गया। अंदर कैद होकर रह गया चोपड़ा। तभी हवा का एक तेज़ झोंका आया वहाँ पर और ऐसा लगा कि कयामत का तूफान आ गया हो। तेज़ हवा के साथ ही एक दिल को हिलाकर रख देने वाली भयंकर चीख सुनाई दी। बेहद दर्दनाक आवाज़ थी वो। हवेली का ज़र्रा ज़र्रा थरथरा उठा उस चीख से। ऐसा लगा कि दूर कहीं ज्वालामुखी फटी हो। चोपड़ा का नन्हा सा दिल हलक में आ अटका। शाम ढल चुकी थी। रात ने अपने डेरे डाल लिए थे। बाहर तेज सर्द हवाएं चल रही थी। इस भयंकर ठंड के बावजूद भी पुरानी हवेली के अंदर कैद चक्रम चोपड़ा का समूचा जिस्म पसीने से तरबतर हो चुका था। खौफ से उसका रोम रोम खड़ा हो गया था। तभी उसे बुरी तरह से चौंक जाना पड़ा। न जाने कहाँ से एक फटा पुराना कागज़ उड़ता हुआ आकर चोपड़ा के चेहरे के सामने हवा में ऐसे टांग गया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ी हो। उस पुराने रहस्यमय कागज़ में खून से कोई इबरत लिखी हुई थी। खौफ के मारे थूक गटकते हुए चक्रम चोपड़ा ने अपने होठों को हिलाते हुए एक ही सांस में पढ़ डाले वो सारे शब्द और फिर उसके मुंह से चीख निकल गई। ये क्या है? वर्षों पहले जिस राज को इस हवेली में उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था, वो आज फिर से मेरे सामने कैसे आ खड़ा हुआ? ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। एक अजीब सा रहस्यमय खौफ उसकी अंतर आत्मा पर मानो काबिज हो चुका था। अब तो रह रहकर उसका दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा था। हवेली के बाहर तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और बारिश के साथ ज़ोरदार बिजली कड़की। चोपड़ा का दिल खौफ से थर थर काँप उठा। अंधेरे के साए में लिपटी हुई ठंडी तेज़ हवाएं चोपड़ा के सीने में उतर रही थी। शहर से मीलों दूर बसी उस पुरानी और वीरान हवेली में खड़े चक्रम चोपड़ा को रह रहकर अपनी मौत करीब आती हुई दिख रही थी। जाने कहाँ से वहाँ एक आराम कुर्सी आकर चोपड़ा के पीछे रुक गई। वो कुर्सी ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उस पर बैठा हो। चोपड़ा डर से उछल गया। बैठ जाओ, एक कड़कदार स्वर सुनाई दिया।
जिससे हवेली का कोना कोना गूंज उठा। डरते डरते ही बैठा उस कुर्सी पर, और हवेली के बाहर अब भी कड़कती हुई बिजली की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहाँ पर एक अजीब सी बिल्ली की आवाज़ भी थी। शायद वो माहौल को और डरावना बनाने के लिए थी। किसी ने उसके पैरों के पास एकदम से बम फोड़ दिया हो। उसकी तेज़ निगाहें अपने से 15 कदम दूर बैठी एक बिल्ली पर जा पड़ी। ये बिल्ली अन्य बिल्लियों की अपेक्षा में कुछ अजीब सी बड़ी लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब तरह की रोशनी जल रही थी और उसकी आंखें किसी बहुत बड़े शैतान की आंखों से मिलती जुलती लग रही थी। तभी अचानक बाहर एक तेज़ बिजली का दिल दहला देने वाला कड़का हुआ और चोपड़ा का दिल मानो वहीं धक कर होकर बैठ गया। तभी इस काली बिल्ली ने एक ज़ोरदार आवाज़ निकाली और पुरानी हवेली के एक बंद पड़े कमरे की जाते और मानो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। उस कमरे का दरवाज़ा जंग खा चुका था। ऐसा लग रहा था कि शायद इसे खुले वर्षों हो चुके हैं। बिल्ली के जाने के साथ ही वो पुराने रहस्यमय कागज़ भी उसी दिशा में अपने आप उड़ता हुआ चला गया। चोपड़ा ने उस कागज़ पर झपटा मार के उसे पकड़ने की कोशिश की, पर जाने क्या सोचकर उसके हाथ रुक गए। इसके बाद उसके कानों में पड़ी एक आहट, जानी पहचानी कदमों की आहट उसके पीछे से आई, और जैसे ही वो पलटा उसके होश उड़ गए। वहाँ कोई न था। फिर तभी ही आवाज़ के साथ ही हवेली के रोशनदान में लगा वर्षों का शीशा खुद ब खुद टूट चुका था। शीशे के टूटने के साथ ही दूर कहीं एक साथ सैकड़ों सियारों के मुंह ऊपर उठाकर रोने की आवाज़ें आने लगी। होने वाली अनहोनियों से चोपड़ा बहुत ज़्यादा टूट चुका था। हवेली के बाहर तेज़ मूसलाधार बारिश जारी थी। तभी एक दिल थाम देने वाली बिजली दहली और इसी के साथ ही पूरी हवेली में भयानक किस्म की आवाज़ों का शोर बढ़ने लगा। हवा का एक तेज़ झोंका आया और पुरानी हवेली का मुख्य द्वार एक झटके से खुल गया। बाहर से दरवाजे को धक्का देती सर्द हवाएं भीतर दाखिल हुई। ठंडी हवा का झोंका चोपड़ा के डूबते हुए दिल में सिरहन पैदा कर गया। दरवाज़ा खुला देखकर उसके होठों पर पागलपन की खुशी फैल गई। वो अपने जिंदा बचने की एकमात्र उम्मीद लेकर उस ओर भागा, परंतु दुर्भाग्य ने उसका दामन नहीं छोड़ा। झटके से दरवाज़ा अपने आप दोबारा बंद हो गया। ब्रेक से लग गए उसके पैरों पर, और फिर उसके बाद चोपड़ा ने वहाँ जो कुछ भी देखा उसे देखकर उसकी आंखें हैरत की ज़्यादती से फटी की फटी रह गई। रीढ़ की हड्डी में सिरहन महसूस होने लगी। चोपड़ा की नज़रें हवेली के दरवाजे पर लगे शीशों पर अटक सी गई, जिस पर करीब 10 फुट लंबा एक आदमी दिखाई दे रहा था, और मानो कुछ उसका आकार चमगादड़ जैसा था। अंधेरे में उस परछाई का काला लिबास चमक रहा था और उसके चमगादड़ जैसे बाजू हवा में झूल रहे थे। और झटके से जैसे ही वो पीछे मुड़ा, सारे संसार भर का आश्चर्य उसे हुआ। खौफ और दहशत की अधिकता से उसका दिल दहल गया। रोम रोम खड़ा होकर पसीना उगलने लगा। सचमुच वहाँ अंधेरे में से निकलकर एक लंबी मानवकृति हौले हौले चोपड़ा की ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों में मुर्दा लाशों की लड़खड़ाहट थी। ये देखकर चोपड़ा के होठों से एक जोर की चीख निकल गई। दिल उछल उछल के कंठ में आ रहा था। खौफ की लहरें गोता खाने लगी थी। वो 2 कदम पीछे हट गया। इसी बीच कड़ाक की ज़ोरदार आवाज़ के साथ बिजली चमकी और ऐसा लगा कि मानो आज पुरानी हवेली पर कयामत टूट पड़ी है। जो चोपड़ा का दिल पूरी स्पीड में धड़क रहा था। इस समय उसका शैतानी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। उस पिंजर जैसी भयानक सी दिखने वाली जिंदा लाश पर नज़र डालते ही
वो हकलाकर ये बोलने लगा, विक्रम, हाँ तुम विक्रम ही हो ना? मगर तुम वापस कैसे आ सकते हो? वर्षों पहले तो मार डाला था ना मैंने तुमको। उस राज के साथ ही मैंने तुम्हें इसी पे पुरानी हवेली में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया था। पर तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मरे हुए कभी जिंदा नहीं रह हो सकते, कभी नहीं, मैं जानता हूँ। तभी एक जोरदार आवाज़ पूरी हवेली में गूंज उठी, हत्यारे, इंसान मर जाते हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है, पर आत्माएं कभी नहीं मरती। मैं विक्रम नहीं, उसकी आत्मा हूँ। इसके बाद एक ज़ोर की हंसी की आवाज़ आई, मैं वापस आया हूँ अपनी मौत का बदला लेने। नहीं, तुम नहीं हो। जब तू मुझे मार कर इस हवेली में दफन कर रहा था तो मौका देखकर मैंने अपनी मौत का राज एक कागज़ पर लिख दिया था ताकि तू कानून के चुंगल से ना बच सके। पर तूने वो देख लिया और मेरी लाश के साथ उस राज को भी इस हवेली के उसी कमरे में ही दफना दिया जिसमें मैं रहता था। आज मैं तुझे तेरे किए गए अपराध की सज़ा देने आया हूँ। मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। खूनी शैतान का जला हुआ खूनी पंजा ऊपर गया तो उसके बड़े हुए नोकीले नाखून तलवार की तरह चमक उठे। दूर कहीं एक साथ हजारों कुत्तों की रोने की आवाज़ें तेज़ हो रही थी। तभी बारिश तेज़ हो गई थी। चोपड़ा के भीतर भय समा गया और मारे डर के उसका जिस्म थर्रा उठा। ना ना नहीं, ऐसा मत करो विक्रम, मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता। चक्रम चोपड़ा ने अपनी मौत में फंसी जिंदगी को बचाने के वास्ते खूनी शैतान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा। मरना मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन तूने मुझे मार डाला। आज मरने की बारी तेरी है। वो डरावनी गरजदार आवाज़, शैतान का खूनी पंजा चोपड़ा की ओर बढ़ा। अगले ही पल वो पंजा चोपड़ा के कोट को फाड़ता हुआ उसके सीने में अंदर चला गया। चोपड़ा के कंठ से दर्दनाक चीख निकली। इसी के साथ ही एक बिल्ली की आवाज़ भी गूंज उठी। उसका सफ़ेद रंग का कोट खून से लाल हो चुका था। पूरा पंजा उसके सीने के दाईं ओर समा चुका था। ठीक दिल के बगल में उसकी आंखें के आगे मौत की काली परछाई नज़र आ रही थी। वो उस हाथ को पकड़े दर्द से कर्राता हुआ बाहर निकलने की असंभव कोशिश कर रहा था। अचानक रहस्यमय तरीके से एक तेज तलवार की खनखनाहट की आवाज़ के साथ शैतानी पंजा उसके सीने से बाहर निकल आया। साथ ही चोपड़ा के सीने से खून का फव्वारा सा छूट पड़ा। चीख निकल गई उसकी। अगले ही पल वापस पंजा घुमा और इस बार उसने चोपड़ा के बाजू पर खराश मारता हुआ निकल गया। खून छूट पड़ा उसकी फटी हुई आस्तीन के अंदर से। दर्द से कर्रा उठा। वो शैतान का हाथ एक बार फिर से उठा और इस बार उसके जिस्म से एक भयानक बदबू आ रही थी जो कि हवेली के वातावरण में फैल रही थी। इस बार उसके नाखून चोपड़ा के गले में जा ढसे। इस बार चीख ना निकली उसकी। शैतान ने अपना भयंकर रूप दिखाने लगा और उसका चेहरा इतना भयंकर था कि उसे देखकर ही वो और ज़्यादा थर थर काँपने लगा। फिर चोपड़ा ने देखा कि उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी और उसके बाहर की ओर निकले दो लंबे लंबे दांतों की नुमाइश हो रही थी। फिर शैतान ने अपना वो हाथ आगे करते हुए ऊपर उठा लिया। चोपड़ा का समूचा जिस्म सूखे पत्ते की तरह हवा में लटक गया। उसके कंठ से घुटी घुटी सी चीखें निकल रही थी। वो अपने बेजान हाथ पैर मारने की असफल कोशिश कर रहा था। फिर शैतान ने उसका जिस्म ज़मीन पर फेंक दिया और दोबारा एक आवाज़ गूंज उठी। पूरा शरीर खून उगलने लगा। उसकी सांसें धीमे हो चली। कुछ देर तक वो छटपटाता रहा। फिर शैतान ने अपना मानो भारी पैर उसके चेहरे पर रख दिया।
इसके बाद चोपड़ा का बेजान जिस्म सचमुच बेजान हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। शैतान ने अपना पैर दबाकर उसके चेहरे को तरबूज की तरह दबा दिया था। पूरे चेहरे के छितड़े उड़ चुके थे। चारों ओर भयानक आवाज़ें आने लगी। वहाँ मौजूद लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। साथ ही ऊपर लगा झूमर भी बिना हवा के झूमने लगा। साथ ही एक विचित्र घटना घटी। हवेली की दीवार पर टंगी 20 साल पहले की विक्रम की तस्वीर की जो आंखें थी, अब उनमें से खून के आंसू टपकने लगे और वो तस्वीर अपने आप बीच से फट गई। फिर शैतान के बड़े बड़े नुकीले दांत चोपड़ा की लाश के गले में घुस गए और रक्त पीने लगे। कुछ देर बाद शैतान ने मुंह ऊपर उठा के एक डकार ली और देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। शैतान का चेहरा अगले ही पल एक बड़े ही खतरनाक रूप में बदल गया। उसका आधा चेहरा तो किसी इंसानों जैसा ही कटा फटा और बाकी का आधा चेहरा किसी खून पीने को उतारू शेर का बन चुका था। उसकी आंखें चमक रही थी, जो कि पुरानी हवेली के खौफनाक वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। लाल हो चुके उसके दांतों से अभी भी चोपड़ा का ताज़ा गर्म खून निकल रहा था। बिल्ली की मियाऊ के साथ ही बाहर बिजली कड़की। फिर शैतान ने वो लाश पकड़ी और उसे घसीटते हुए अंधेरे में मौजूद एक बंद कमरे की ओर ले जाने लगा। ये वही कमरा था जिसमें चोपड़ा ने विक्रम को मार के उसकी लाश दफनाई थी। ये कमरा पिछले 20 सालों से बंद था। शैतान उस कमरे में लाश के साथ चला गया। कुछ देर बाद उस कमरे से शैतान की गरजदार आवाज़ सुनाई दी, कोई नहीं बचेगा, यहाँ आकर मार डालूंगा मैं। ये मेरी हवेली है, सिर्फ मेरी। यहाँ आने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको मार डालूंगा। पूरा हो गया मेरा इंतकाम, खून और खून चाहिए मुझे। इसी के साथ ही उसकी आवाज़ गुर्राहट में बदल गई। पुरानी हवेली में लाइट के जलने बुझने का कर्म जारी था। बाहर तेज़ बारिश के साथ बिजली के कड़कने की आवाज़ अब भी आ रही थी। बिल्लियों की डरावनी आवाज़ें अभी भी और ज़्यादा माहौल को भयानक बना रही थी। झूमरों की आवाज़ मौत के सन्नाटे से ज़्यादा डरावनी लग रही थी। बस हवेली के पास बने कब्रिस्तान में झूमता हुआ सन्नाटा अपने पाँव पसारे था। आसपास के पूरे इलाके में गहरे अंधेरे का पूर्ण साम्राज्य व्याप्त था। हवेली के बाहर जो पीपल और बरगद के पेड़ थे, वो मानो हवा से ज़ोरों से हिल रहे थे, जिनसे एक अजीब और रहस्यमयी आवाज़ लगातार आ रही थी। फिर 2 दिन बाद सत्य अपनी खूबसूरत पत्नी प्रिया के साथ हवेली पर पहुंच गया। प्रिया गजब की खूबसूरत और सादगी पसंद थी। सत्य के साथ उसकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। हवेली पर पहुंचते ही उनके साथ एक रहस्यमयी घटना घटी, जिसे देखकर दोनों बुरी तरह से चौंक गए। जैसे ही वो हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो दरवाज़ा जंग खाया हुआ था। वो दरवाज़ा चर चर की आवाज़ करता हुआ धीरे धीरे अपने आप खुद ब खुद खुल गया। दोनों को विस्मय और भय का मिला जुला झटका सा लगा। आंखें एक दूसरे से सवाल करने लगी। प्रिया के लिए ये पहली बार था, इसीलिए वो बुरी तरह से डर गई थी, जबकि सत्य ये आश्चर्य पहले भी अपनी आंखों से देख चुका था। प्रिया के माथे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थी। उसने अपने रेशम के रुमाल से वो पोंछ लिया था, जिस पर अंग्रेजी का शायद एस अक्षर लिखा हुआ था। वो बड़ी खूबसूरती और सलीके से डिज़ाइन की हुई थी। इस एस को उसी ने बड़े प्यार से बनाया था, जो सत्य के नाम के इनिशियल थे। दोनों ने डर को एक झटका दिया और सत्य ने सूटकेस उठाकर हवेली के भीतर कदम रखा। उसके बाद प्रिया भी अंदर आ गई। प्रिया हवेली के अंदर आते ही देखकर दंग रह गई थी। तभी एक और रहस्यमयी घटना घटी। जैसे ही सत्य दरवाज़ा अंदर से बंद करने के लिए पीछे मुड़ा और फिर
दरवाजे पर जोर लगाया। दरवाज़ा मजबूती से अपने स्थान पर जमा रहा, ऐसे जैसे कि उसे किसी ने वहाँ पर पकड़ रखा है या फिर मानो किसी ने सीमेंट से उसे जमा दिया हो। सत्य ने कोशिश की, पर वो दरवाज़ा अपने स्थान से 1 इंच भी आगे पीछे ना हुआ। और जैसे ही सत्य बिना दरवाज़ा बंद किए वापस मुड़ा तो उसके कानों में चर चर की आवाज़ फिर से आई। पीछे मुड़ा तो चौंक गया। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। प्रिया की नज़र उस पर पड़ी तो उसे अपने दिल में मानो एक दर्द सा महसूस होने लगा। वो दर्द डर का था। दिल में रहस्यमयी खौफ करवटें लेने लगे। एक दिन पहले ही हवेली की साफ सफाई का काम पूरा हो चुका था, इसीलिए आज हवेली इतनी डरावनी नहीं लग रही थी जितनी कि पहले लग रही थी। फिर भी उस माहौल में एक अजीब सा खौफ जाहिर हो रहा था। दोनों हवेली की छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे थे और दोनों ही हवेली की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके ऊपरी हिस्से पर पहुँच गए। हवेली का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल सुनसान था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी ऊपर लगा झूमर एक तेज आवाज़ के साथ नीचे आ गिरा। सत्य ने लपक कर प्रिया को अपनी ओर खींच लिया, नहीं तो उसके नीचे खड़ी प्रिया पक्का मारी जाती। आश्चर्य की बात तो ये थी कि बिना तेज हवा के वो झूमर आखिर गिरा कैसे। ये सवाल उनके मन में खलबली मचाया हुआ था। फिर काफ़ी सोचने के बाद भी उन्हें कुछ समझ में ना आया। इसी बीच एक तेज़ आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। ये टेलीफोन की रिंग थी। सत्य ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर उसका कोई पुराना मानो जान पहचान का लग रहा था, जिसे उसने अपने मौजूदा ठिकाने और यहाँ का टेलीफोन नंबर दिया था। प्रिया अभी भी इन घटनाओं के बारे में सोच रही थी जो उसके सामने बड़ी ही डरावने रूप में सामने आ रही थी। अगले दिन, सत्य, तुम्हें यहाँ कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? प्रिया ने कहा, बात की शुरुआत करते हुए। अजीब सा मतलब? सत्य ने पूछा। आई मीन टू से कुछ डर जैसा। सत्य किन्हीं विचारों में डूब गया। कल रात मेरे साथ होने वाली एक अजीब सी घटना ने मुझे डरा दिया था। आज सुबह ही मैं यहाँ बात लेने के लिए बाथरूम गई थी तो वहाँ मैंने देखा कि कोई साबुन नहीं रखा हुआ था, पर जैसे ही मैं बाहर निकली अपना सोप और शैम्पू लेने के लिए, और जब दोबारा अंदर गई तो देखा कि वहाँ पर सोप रखा हुआ था। पता नहीं वहाँ पर वो साबुन कैसे आया। प्रिया के माथे पर सिलवटें उभर आई। कल से इस हवेली में जो भी घटनाएं घट रही है, वास्तव में वो बड़ी आश्चर्यजनक है। मेरे साथ भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे मेरा दिल दहल गया था। सत्य ने प्रिया की बात का जवाब देते हुए मुंडी नीचे घुमा ली। फिर वो कहने लगा, मुझे भी कभी कभार कुछ अलग सा लगता है। उसके बाद प्रिया ने कहा, जब से यहाँ आई हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। फिर सत्य को ख्याल आया कि अगर मैं भी इसे कुछ बताऊँ तो ये और डर जाए, इसीलिए बात को घुमाते हुए उसने कहा, कम ऑन प्रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये हवेली पुरानी है और काफ़ी टाइम से बंद है। शायद इसी वजह से तुम्हारे मन में इसके प्रति डर पैदा हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें ऐसे बुरे ख्यालात अपने माइंड में नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि तुम्हें ही ज़्यादा टाइम इस हवेली में स्पेंड करना है। मैं तो काम पर रहूँगा या फिर बाहर ही रहूँगा। सत्य की बात सुनकर प्रिया घबराते हुए बोली, नहीं सत्य, मैं अकेले इतनी बड़ी हवेली में कैसे रहूँगी? और तुम जानते हो अकेले में मैं और कितना ज़्यादा डरूँगी। ओहो प्रिया, ये कैसी कायरों वाली बात कर रही हो? और फिर सत्य उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। और हाँ, ये जो तुम्हारी भूतिया कहानी सुनने की आदत है या भूतिया पिक्चर देखने की आदत, ये सब उसी का असर है। इसे देखने व पढ़ने से वो डरावनी घटनाएं और भी ज़्यादा सीरियस लगती है। इसीलिए ये सब देखना बंद कर दो, क्योंकि यही सब तुम्हारे माइंड में बस जाते हैं और अकेले होने पर यही तुम्हें डराएंगे। इसीलिए आज से नो हॉरर फिल्म एंड नो हॉरर बुक्स। ये बात सत्य ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, पर वो उलझन में बोली, फिर भी अकेले मुझे डर, और रुक गई। ठीक है, इसका भी इलाज है मेरे पास। वो क्या?
मैं ऑफिस जाते हुए रास्ते में रीना और काजल को यहाँ भेज दूंगा, और वही लोग तुम्हारे कॉलेज के टाइम के बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। उनके साथ तुम्हारा टाइम पास भी अच्छे से होगा और डर भी नहीं लगेगा। रीना और काजल का नाम सुनकर प्रिया का चेहरा खिल उठा। दोनों ही कॉलेज टाइम की उसकी सहेलियां थीं। अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बातों बातों में आप नाश्ता करना तो भूल ही गए। चलिए पहले नाश्ता कर लीजिए, आज आपकी पसंद का नाश्ता बनाया है मैंने। प्रिया ने मुस्कुराकर सत्य से गुजारिश की और उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर ले गई। सत्य चेयर पर बैठा। ये देखिए आपकी पसंद का गाजर का हलवा, और ये कहते हुए उसने वो कांच का कटोरा खोला। अगले ही पल उसके मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकली, क्योंकि अंदर गाजर का हलवा नहीं था, बल्कि जो कुछ भी था उसकी दोनों को कतई उम्मीद नहीं थी। सत्य चीख पड़ा, नॉनवेज ये यहाँ कैसे आया? मैंने तो इसमें गाजर का हलवा ही रखा था, पर इसमें ये कहाँ से आ गया? प्रिया अविश्वास की अवस्था में चीख पड़ी, पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ। सत्य परेशान हो चला। जब से हम यहाँ आए हैं कुछ न कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटते रहती है। कुछ तो गड़बड़ है इस घर में, पर क्या? सत्य की आंखों में तो एक अजीब सा खौफ अब नजर आ रहा था। वो ये सोच रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है, और वो अपने माथे पर उंगली रखकर सोचने लगा। अब आप नाश्ता क्या करेंगे? प्रिया ने उलझन भरे सवाल में कहा। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं ऑफिस जाते वक्त रास्ते में खा लूँगा। इसी के साथ उसने कहा कि तुम्हारे लिए भी मैं बाहर से कुछ भिजवा दूंगा। अच्छा, अब आप ऑफिस के लिए निकलिए, नहीं तो लेट हो जाएगा आपको। और हाँ, रात का भी खाना पैक करवा के ही लेकर आना। ठीक है, जैसा आपका आदेश। सत्य ने प्रिया के सामने ऐसे सिर झुका लिया जैसे कि किसी राजा के सामने कोई दरबारी। प्रिया उसकी इस अदा पर मुस्कुरा उठी। सत्य ने उठकर अपना ब्रीफकेस लेते हुए प्रिया को बाय बोलकर निकल पड़ा। प्रिया गेट पर खड़ी थी। कुछ ही देर में उसके सामने उसके पति की कार उसकी नज़रों से ओझल हो गई थी। यानी अब वो जा चुका था। उसे अपने कानों पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वो बुरी तरह से चौंक उठी। उसे एक बार को ऐसा लगा कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, लेकिन जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसकी रूह कांप गई। वो तेज़ी से पलटी और अगले ही पल वो थरथरा उठी, क्योंकि वहाँ तो कोई था नहीं, लेकिन वातावरण में एक अजीब दिल दहला देने वाला सन्नाटा व्याप्त था। तभी कहीं दूर से कुत्ते और भेड़ियों की रोने की आवाज़, जो कि बहुत भयानक लग रही थी, वो सुनाई देने लगी। और वो भयानक आवाज़ सुनकर प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिरहन महसूस होने लगी। इसके बाद वो हवेली से अंदर आ गई और पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अपने कमरे की ओर बढ़ी और अंदर आकर मखमली सोफे पर जाकर पसर गई। साथ ही बेड पर लेटे हुए वो विचारों के समंदर में डूबते चले गई। 3-4 दिन फिर इसी प्रकार गुजर गए। पुरानी हवेली में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं से सत्य और प्रिया को बुरी तरह से डरा दिया था। सत्य को कहीं ना कहीं शक था कि ये रहस्यमयी घटनाओं के पीछे कोई तो राज छुपा है, कोई रहस्य है। फिर अगले दिन सत्य अपने समय से पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुका था और प्रिया पूरी सुनसान पड़ी इस भूतिया हवेली में एकदम अकेले रह गई थी। रोज की दिनचर्या के अनुसार प्रिया सत्य के जाने के बाद अपने कमरे में थोड़ी देर सोने चले गई और कुछ ही देर में वो सो गई। करीब 1.5 घंटे के बाद जब ठीक दोपहर के 12 बज रहे थे, प्रिया अपने बेड पर गहरी नींद में खोई हुई थी कि अचानक उसके नीचे से बेड खिसक गया और साइड में अपने आप जाने लगा। प्रिया का जिस्म हवा में ऐसे लटक रहा था कि मानो उस पर ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं हो रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे हवा में पकड़ी हुई थी। प्रिया को दिल दहला देने वाली इस घटना के बारे में कुछ पता ही न था। अचानक रूम का दरवाज़ा खुला और सत्य भीतर दाखिल हुआ। दरअसल आज जल्दी जल्दी में ऑफिस जाते वक्त वो अपनी एक निहायत ज़रूरी फाइल ले जाना भूल गया था और जब उसे लेने वापस आया तो वो दृश्य देखकर घबरा गया। उसके मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकल पड़ी। प्रिया! उसने चीख लगाई और एकदम शांत हो गया।
तभी एक और रहस्यमयी घटना घटी, जिसे देख के सत्य को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। उस बेड में जाने कहाँ से जान आ गई। वो तेजी से हिला और खिसक कर अपने आप प्रिया के जिस्म के नीचे आ गया और पहले जैसा ही अपने स्थान पर फिट हो गया। सत्य की चीख से प्रिया की नींद टूट गई। वो हड़बड़ा कर उठी। खौफ से उसकी सांसें मानो 2 गुना तेज हो चुकी थी। माथे पर पसीनों की बूंदें थी। उसने पसीना पोंछा और बेड से उतरकर सत्य के पास आ पहुंची। सत्य, आप यहाँ इस समय? और आपको क्या हुआ? आप इतना जोर का क्यों चिल्लाए? मैं कितना जोर का डरी। सत्य ने प्रिया की आंखों में आश्चर्य के भाव देखे तो समझ गया कि प्रिया को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो बेवजह उसे हल्कान नहीं करना चाहता था। वो माथे पर चमकते पसीने को पोंछते हुए बोला, कोई बात नहीं, तो तुम्हारे पास की दीवार पर छिपकली देखकर बस डर गया था। सत्य की डरी हुई आवाज़ से प्रिया को शक हो गया कि कुछ तो भयानक हुआ है। पर आप इस टाइम यहाँ कैसे? वो मैं अपनी फाइल लेने आया था जो भूल गया था। वातावरण में एक अजीब प्रकार का भय और आक्रोश व्याप्त था, जिसका एहसास प्रिया को कहीं ना कहीं हो रहा था। वो सत्य को भी परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। सत्य ने टेबल से पानी का ग्लास उठाया और एक ही बार में पूरा ग्लास पानी गटक लिया। इसके बाद वो उस ड्रॉर की ओर आगे बढ़ा जिसमें उसकी फाइल रखी हुई थी। सत्य के ऑफिस जाते ही प्रिया कुछ देर आराम करने के लिए बेड पर लेट गई थी और उसने आंखें बंद कर ली। इसी दौरान वो कब दोबारा गहरी नींद में चले गई, उसे कुछ नहीं पता चला। करीबन 1-1.5 घंटे के बाद एक आवाज़ से उसकी हल्की सी नींद खुली। वो बेड से उठी, कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसके कानों में वो आवाज़ सुनाई दी, प्रिया। कोई उसके नाम की सरगोशी कर रहा था। कौन हो सकता है ये प्रश्न प्रिया के मन में उठा। वो उठी, पैरों में स्लीपर डाले और पुरानी हवेली के ऊपरी मंजिल पर बने उस कमरे से बाहर निकली। गैलरी में सरसरी नज़र दौड़ाई, पर वहाँ किसी का नामो निशान तक नहीं था। आवाज़ का आना अब भी जारी था। प्रिया का दिल धड़क रहा था। सुनी पड़ी हवेली में किसी की ऐसी आवाज़ उसे और ज़्यादा डरा रही थी। उसने आवाज़ पर ध्यान दिया। आवाज़ नीचे से आ रही थी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने लगी और हवेली के नीचे हिस्से में आ गई। आवाज़ और भी साफ और तेज़ हो गई थी। प्रिया के कदम भले ही कांप रहे थे, लेकिन जानना भी था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अचानक तड़क की तेज़ आवाज़ के साथ वहाँ जलता हुआ एकमात्र बल्ब टूट गया और इसी के साथ ही वहाँ घुप अंधेरा छा गया। प्रिया बुरी तरह से चौंक गई। उसने हिम्मत करके आगे बढ़कर वो दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के पीछे नज़र पड़ते ही प्रिया के मुंह से खौफ और दहशत के मारे चीख निकल गई। कमरे के रहस्यमयी और काजल जैसे घने काले अंधेरे में उसे 2 बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें नजर आई। ये आंखें बेहद भयानक और डरावनी थीं। लाल लाल खून से सनी आंखें ऐसे चमक रही थी मानो रात में किसी जानवर की आंखें चमक रही हो। इन आवाज़ों के साथ उसे किसी जानवर जैसी गुर्राहट भी सुनाई दी। कमरे में उल्टा लटका चमगादड़ों का शोर वातावरण में डर पैदा कर रहा था। दूर कहीं एक साथ सैकड़ों कुत्ते भयानक आवाज़ में रो पड़े। प्रिया का पूरा जिस्म पसीने में नहा गया। उसके दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ चुकी थी। आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने कांपते हुए हाथों से बड़ी तेज़ी से वो दरवाज़ा बंद किया और उल्टे पैर वापस भागी। वो सीढ़ी को चढ़ते हुए अपने रूम में भागी और अंदर से दरवाजे को कड़ी लगाकर बंद कर दिया। तेज़ तेज़ सांस लेते हुए उसने सत्य को फ़ोन लगाया। दूसरी ओर से सत्य बोलने लगा, डोंट वरी प्रिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी ये बात सुनकर भी प्रिया पर कोई असर नहीं हुआ। प्रिया ने कहा कि यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ तो है। सत्य ने कहा, क्या कुछ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ है तुम्हें? प्रिया ने कहा, कोई शक्ति है जो नहीं चाहती है कि हम यहाँ रहें। जब से हम यहाँ आए हैं कुछ ना कुछ अजीब रहस्यमयी घटनाएं घट रही है। फिर सत्य ने कहा कि मुझे भी कुछ अब ऐसे ही लग रहा है। मुझे भी इस हवेली में किसी अनहोनी शक्ति की आकांक्षा है। सत्य के दिल में दबा एक
अनजान डर प्रकट हो रहा था। तो फिर कुछ करो सत्या, कुछ तो करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों ही मारे जाए। घबराहट की वजह से प्रिया की आवाज़ काँप रही थी। मैं कुछ करता हूँ प्रिया, हमें कुछ नहीं होगा। प्रिया इससे पहले कुछ बोलती कि सत्य ने दोबारा कहा, हमें कुछ नहीं होगा प्रिया, तुम मुझ पर विश्वास रखो। तुम फादर विलियम को तो जानती हो ना। फादर विलियम, ये नाम प्रिया के लिए अजनबी न था। फादर विलियम को वो फादर के नाम से जानती थी। वो सेंट मरियम चर्च के फादर थे। आम लोगों की भलाई के लिए वो सारे शहर भर में प्रसिद्ध थे। हम आज ही फादर के पास जाएंगे और उन्हें इस बारे में बताएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि वह हमें इस मुसीबत से ज़रूर निजात दिला देंगे। अब हमें भगवान का ही भरोसा है। मुझे तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब मैं पहली बार इस खौफनाक हवेली में आया था। दरवाजे का रहस्यमयी ढंग से बंद होना, वो रहस्यमयी आवाज़ें और वो सन्नाटे के साये में डूबी हवेली की हर चीज़ बड़ी ही डरावनी लग रही थी। सभी कुछ तो भयानक था। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है सत्या, हमें आज ही चलना चाहिए। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये घुटन और खौफ से भरी जिंदगी से मैं यूं ही मर जाऊंगी। अब एक पल भी हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि कोई है जो हर वक्त छुप कर हम पर नज़र रखता है, और शायद अभी भी, पर वो हमें दिखाई नहीं देता है। कहीं वो कोई अदृश्य शक्ति तो नहीं जो बस एक हवा है। उसके बाद सत्य ने कहा कि बस तुम फ़ोन रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ ही देर में सत्य घर पर था और दोनों तेज तेज चलते हुए हवेली के दरवाजे तक आ पहुँचे। दरवाजे से 4 कदम पहले ही दोनों की टांगे एकदम से रुक गई। दोनों अपनी जगह पर फ्रीज होकर खड़े रह गए। तभी उनके सामने एक फटा पुराना कागज़ जाने हवेली के किस कोने से उड़ता हुआ आकर हवा में बीचों बीच ऐसे टंग गया जैसे मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने हाथों से पकड़ा हो। पर वहाँ उन दोनों को कोई भी ऐसा आदमी नज़र नहीं आ रहा था जिसने उस कागज़ को पकड़ा हो। उस रहस्यमय कागज़ पर खून के कुछ छींटे भी थे और खून से ही कुछ लिखा हुआ भी था। खून के छींटे कागज़ पर जहाँ तक फैले थे। इस कागज़ को देखकर प्रिया के होठों से एक ही चीख निकली, ये क्या है? आंखों में दहशत की लहरें उठने लगी। सत्य भी विचलित हो चुका था। सत्य ने अपने आप को जैसे तैसे समझाया। फिर उसने वो लिखे हुए शब्दों को पढ़ना शुरू किया। ये मेरी हवेली है, मेरे अलावा और कोई भी यहाँ नहीं रह सकता। उसके बाद लिखा हुआ था, वो चक्रम चोपड़ा, हवेली के लालच में आकर उसने मेरा खून किया था। तड़प तड़प कर मैं मरा था। मैं अपनी जान की भीख मांगता रहा, पर उसने मुझ पर रहम नहीं किया। यही इसी बगल वाले कमरे में ज़मीन के नीचे दफनाया था उसने मेरी लाश को, और ये राज हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया गया इस पुरानी हवेली में। मैं मर तो गया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। शैतान का रूप मिल चुका है अब मुझे। ख़त्म कर दिया है मैंने अपने कातिलों को, उस चोपड़ा को भी। इसके बाद जैसे ही वो पत्र पढ़कर ख़त्म हुआ, अचानक ही वो फड़फड़ाया, मानो उसमें जान आ गई थी। और उसके बाद वो अपने आप हवा में उड़ता हुआ किसी कमरे की ओर उड़ गया। प्रिया की आंखें उसी पत्र को देख रही थी कि वो कहाँ जाता है। वो पत्र उड़ता हुआ ठीक प्रिया के ही कमरे के अंदर जाकर गायब हो गया। प्रिया ने उसके बाद अपने कमरे में 2 चमकती हुई आंखें देखी। सत्य और प्रिया का दिल बुरी तरह से काँप रहा था। प्रिया को तो ये एहसास अंदर ही अंदर से डरा रहा था कि इतने समय से वो शैतान के साथ एक ही घर में रह रही थी। सत्य भी चक्रम चोपड़ा की मौत के बारे में सुनकर एकदम से परेशान हो गया। दोनों का शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था कि इस हवेली में शैतान का साया है, जो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। फिर वो दोनों वहाँ से भागकर फादर विलियम के पास गए और जाकर उन्हें सारी बात बताई। और फादर विलियम खुद उन दोनों के साथ जब उस हवेली पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इस हवेली को छोड़कर चले जाने में ही तुम दोनों की भलाई है, वरना दोनों ही बुरी मौत मारे जाओगे। फादर विलियम की ये बात सुनकर सत्य को
और प्रिया को कहीं समझ में आया कि हमें इसे छोड़ देने में ही भलाई है। हालांकि सत्य तभी भी प्रिया को बोल रहा था कि हमने बहुत पैसे लगाकर यह हवेली खरीदी है। प्रिया ने कहा कि जब जान ही नहीं बचेगी तो इस हवेली में रहना कैसा। बस फिर क्या था, दोनों ने ही वहाँ से सब कुछ बांधा और तुरंत उस हवेली को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, ये थी एक शैतानी हवेली की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें ऐना ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कई सारी कहानी शेयर कर रखी है। चलिए अब इनकी कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बता कर रखा है कि मेरी स्कूलिंग तेजपुर में हुई थी और मेरे रिलेटिव्स भी है तेजपुर में, सो मैं जाते रहती हूँ। मेरा इंसिडेंट लास्ट ईयर की है। इस सितंबर या अक्टूबर के बीच में कुछ 1 साल हो जाएगा। मेरे घर वाले यानी कि मेरे पापा ने हम लोगों का घर 1st फ्लोर का रेंट पर दिया हुआ था और वहाँ पर एक लड़की और उसके भैया, उसके पापा रहते थे। उसके जो भैया थे जो हमारे घर में रहते थे, वो हमेशा ही घर में रहा करते थे और कभी कभार हमारे वहाँ पर भी आ जाते थे। जब भी उसके भैया नहीं होते थे, वो लड़की अपने पिताजी को बहुत मारती थी। उसके पिताजी पैरालाइज्ड थे, अच्छे से चल भी नहीं पाते थे और बोल भी नहीं पाते थे। लेकिन वो लड़की मेरी एज की थी, वो बहुत मारा करती थी। मुझे ये बात मेरे वेकेशन में पता चली, तब कुछ 2019 चल रहा था। एक दिन उसके पापा की डेथ हो गई और उन लोगों ने यानी कि उनकी बेटी और बेटे ने हमारे घर में सिर्फ एक पूजा की। फिर जब मैं 2021 में मेरा कोर्स कंप्लीट करके घर आई थी, तब मैं और मेरी कज़िन बहन यानी कि हम दोनों ही उस रूम में रहने लगे। हम लोगों का 1st फ्लोर राइट पार्ट में 2 रूम, एक किचन और एक बाथरूम अटैच था। मैं बहुत रात तक अकेले ही रूम में गाना सुनती थी। जब मैं गाना सुनकर हो जाता था मेरा, तो दूसरे रूम में जाती थी जहाँ पर मेरी कज़िन रहती थी। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है एक कोने से। वहाँ हर रात ऐसा ही फील होने लगा। लास्ट ईयर मैं थोड़ा परेशान भी थी क्योंकि मेरी 12th की जो सर्टिफिकेट थी वो कहीं गुम हो गई थी और मुझे मास्टर्स में एडमिशन भी लेने के थे। जो भी मुझे फील हुआ था मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैं आपको बता दूं, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मुझे तो अच्छी तरह से याद नहीं था, लेकिन काफ़ी महीने के बाद मैं अपनी कज़िन से पूछने के बाद बताई कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं 27th मॉर्निंग से अजीब बिहेव करने लगी थी। बार बार कभी रोती तो कभी हंसती। कभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, फिर कभी हंसकर बोलती कि मुझे सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई दिखाई दे रहा है। खाने में मांस मटन यही सब मांगती। रात को मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको मारने की बात करती थी, फिर बेहोश हो जाती थी। मेरी मम्मी ने एक मौलाना को दिखाया था। उन्होंने बोला कि मुझ में एक बुरी आत्मा का साया है और मुझ पर किसी ने काला जादू किया है। उसी वजह से वो आत्मा मेरे शरीर पर कब्ज़ा बना ली है। एक बात ये भी बता दूं कि वो लोग लोअर आसाम में रहते थे। फिर कुछ 4 दिन के बाद एक पुजारी जी आए और एक दीदी भी आई थी उनके साथ। तब मेरे पापा ने उन पुजारी जी को रूम में ले जाने के लिए कहा और वो देखने के बाद बोले आत्मा रूम के कॉर्नर में बैठी हुई थी। उसके बाद मेरे घर वालों ने बड़ा सा हवन करवाया, तब जाकर मानो कहीं मेरी तबीयत ठीक हुई। वो क्या था, क्यों था, मुझे तो याद नहीं, लेकिन हाँ, आज भी जब ये घटना मैं अपने घर वालों से सुनती हूँ तो कांप जाती हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।